नमस्कार दोस्तों। वैसे तो क्लास 10th के नंबर सिस्टम का ये पार्ट है फर्स्ट, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पार्ट आपका बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो भी इस वीडियो को देखें तो ध्यान से देखें और पूरा देखें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम का नाम आप सब लोगों ने सुना है, हमने पढ़ा भी है। तो देखो, सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमारी शुरुआत होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, अब देखो ये प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है जो आपकी शुरू होती है एक से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी। यानी प्राकृत संख्याओं की शुरुआत सर्वप्रथम नंबर सिस्टम यानी जो संख्याओं की शुरुआत हुई थी तो उसमें हमारी जो प्राकृत संख्याएं सम्मिलित थी जो 1 से लेकर अनंत तक शुरू होती है, अनंत तक जाती है। उसके बाद देखो इन संख्याओं से हमें क्या मिला, इन संख्याओं से हमें गुणा मिला और जोड़ मिला, दो चीजें मिली। लेकिन हमारी गणित की दो क्रियाएं रह गई। कौन कौन सी रह गई? एक तो भाग रह गया और एक रह गई हमारी बाकी। ये दो चीजें इनसे नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? कि देखो, दो में अगर मैं 2 माइनस कर देता हूं तो शेष हमारे पास क्या आता है? 0 आता है, जो कि हमारी प्राकृत संख्याओं में कहीं पर भी नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर अगर मैंने 2 में 2 का भाग लगाया, 2 से 2 को डिवाइड किया तो मेरे पास जो शेष पल आया, रिमाइंडर आया, वो कितना आया? 0 आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दो प्राकृत संख्याएं थी उनसे गुणा हुआ, जोड़ हुआ, लेकिन भाग और बाकी ये दो क्रिया नहीं हुई। तो दोबारा से इसमें क्या किया? संशोधन किया गया। तो इनमें संशोधन करने के बाद क्या सम्मिलित कर लिया गया? 0 को सम्मिलित कर लिया गया। तो देखो, जब 0 को सम्मिलित किया गया तो उन संख्याओं को नाम दिया गया 0, 1, 2, 3। ये भी फिर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। उन संख्याओं को नाम दिया गया पूर्ण संख्याएं। क्या नाम दिया गया? पूर्ण संख्याएं। यानी पहले प्राकृत संख्या थी जो 1 से लेकर अनंत तक शुरू हुई, दूसरी हमारी थी पूर्ण संख्याएं जो 0 से लेकर 1, 2, 3 यानी अनंत तक गई। अब इसके बाद प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, लेकिन फिर भी इसमें क्या रह गया? कुछ कमी रह गई। यानी ये दोनों संख्याएं, यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं, यानी कोई एक रेखा ऐसे जाती है और एक की तरफ जाती है जो यहां से शुरू होती है 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है। ठीक है। लेकिन अब यहां पर तीसरी संख्या आती है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक की जरूरत जैसे हमें क्यों पड़ी? जैसे हमारी एक x प्लस 6 बराबर 3, ये हमारी क्या है? एक समीकरण है, x प्लस 6 बराबर 3। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? x बराबर हमारे क्या आता है? 3। इधर प्लस का अच्छा आगे जाके किसका हो जाता है? माइनस का। तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 3। तो माइनस के 3 है। तो देखो यहाँ पर ना तो प्राकृत संख्या में है ना पूर्ण संख्याओं में है। तो इसके लिए दोबारा से क्या संशोधन हुआ? प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद क्या आ गए? हमारे पूर्णांक संख्याएं। क्या आ गई? पूर्णांक संख्याएं। तो तीसरा आ गया हमारा पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं में देखो क्या हुआ कि 0 के दोनों ओर रेखा क्या करती है? प्रसार करती है। इधर -1, -2, -3 और इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे प्लस का, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। तो इसको क्या गया? माइनस, यानी जो माइनस की संख्या है उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोला गया, जो प्लस की संख्या है उनको धनात्मक पूर्णांक बोला गया। तो ये जो पूर्णांक संख्या आई इनमें आपका सम्मिलित हुआ -1, 0, 1 प्लस का 2, 3 ऐसे। यानी 0 से माइनस की तरफ अनंत और 0 से
प्लस की तरफ अनंत। अब उसके बाद देखो यहाँ पर प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है, उसके बाद आ गए हमारे पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो, यानी वो संख्याएं जिनको p बट्टा q के रूप में लिखा जाए। किसके रूप में? p बट्टा q के रूप में लिखा जाए, और q नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए हमारा? जीरो। यानी q क्या नहीं होना चाहिए हमारा? जीरो नहीं होना चाहिए। p बट्टा q, तो q इसमें शर्त क्या होती है? q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q हमारे क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है जिनकी q की वैल्यू क्या है हमारा? जीरो नहीं होनी चाहिए। ये हमारी इसमें परिमेय संख्याओं में शर्त होती है। तो हमारा परिमेय संख्या यानी p बट्टा q के रूप में लिखा जाता है। p और q दोनों क्या होते हैं? कोई पूर्णांक संख्याएं होती है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों पूर्णांक संख्या यानी किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर हम भाग लगाते हैं किसी भी संख्या का, तो एक तीसरी संख्या निकल के आती है। जैसे दो में मैंने यहाँ लेता हूं मैं, चार एक पूर्णांक संख्या है और दो भी हमारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। जैसे मैंने दो का भाग लगाया चार में, तो निकल के संख्या आ गई हमारे पास दो। या फिर हम ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पर छह हमारे कोई पास पूर्णांक संख्या है, तो छह में दो का भाग लगाया तो तीसरी संख्या निकल के क्या आ गई? पूर्णांक संख्या। तो यानी पूर्णांक संख्याओं में अगर किसी भी पूर्णांक संख्या का भाग लगाते हैं तो हमारे पास निकल के क्या आती है? तीसरी एक पूर्णांक संख्या निकल के आती है। तो जैसे ही हम अगर दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ती है? मध्य मान की, यानी माध्य के इस सूत्र से हम निकालते हैं। जैसे हमारे पास दो और तीन, ये दो पूर्णांक संख्या है, इनके बीच की संख्या हमें निकालनी है। तो दो और तीन के बीच की संख्या कौन सी आती है हमारे पास? 2.5 ये आती है। तो देखो यहाँ पर मध्यमान का क्या सूत्र होता है हमारा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये हो गया हमारा मध्यमान या औसत। तो जैसे मैंने दो और तीन लिया, दो पूर्णांक संख्या है, तो संख्या कितनी है? दो। तो यहाँ संख्या कितनी आ गई? 5/2 यानी 2.5। ये यानी इनके बीच की संख्याएं निकल कर आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं जब भी हम लिखी जाती है तो हमारा क्या नहीं होना चाहिए? p बट्टा q के रूप में होना चाहिए, और साथ में क्या नहीं होना चाहिए? q हमारा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की ये आपकी क्या होती है? शर्त होती है। तो देखो यहाँ पर आगे आते हम अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अब अपरिमेय संख्याओं के अंदर जिसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, यानी ऐसी संख्या है जिनको हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। जैसे हमारी संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, ये सभी संख्याएं अगर इनके ऊपर अभी तक क्या है? ये पूर्णांक संख्याएं 2, 3, 5, 7 क्या है? सभी हमारी पूर्णांक संख्याएं। सब पर अगर मैं अंडर लगा देता हूं तो इसके बाद ही हमारी क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में हमारी 25 अपरिमेय संख्याएं होती है। 1 से लेकर 100 तक के बीच हमारी 25 अपरिमेय संख्याएं होती है, जिनको हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोला जाता है। तो हमारे पास देखो प्राकृत संख्या है, उसके बाद पूर्ण संख्या है, उसके बाद पूर्णांक संख्या है, उसके बाद परिमेय संख्या है, उसके बाद अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद वास्तविक संख्या।
अब देखो वास्तविक संख्या में ये भी हमारे पास वास्तविक संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है, जिसके अंदर आपका पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब क्या होती है, सम्मिलित होती है। तो देखो वास्तविक संख्या हमारे पास क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारे पास शांत, एक होती है अशांत। शांत और अशांत, जैसे कि हम किसको तो शांत कहा जाएगा और किसको अशांत कहा जाएगा, यानी p बट्टा q के रूप में लिखा जाएगा, वो हमारी क्या होगी, वास्तविक यानी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जिसके रूप में, इस रूप में आपको अगर दिखे कोई भी संख्या, वो क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर शांत और अशांत की चीज समझेंगे, क्या शांत और क्या अशांत है। यानी अगर मैं ये भिन्न लेता हूं 3/8, तो देखो यहाँ पर 3 हमारे पास क्या एक पूर्णांक है और 8 भी क्या है हमारे पास एक पूर्णांक संख्या है। तो अगर मैं 3 में डिवाइड करूंगा 8 से, तो 3 में जाएगा नहीं 0 पॉइंट, उसके बाद 8 3 24, 3, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 6, 8 7 56, उसके बाद 4 यानी 8 5 40, 0.375, यानी इतने अंकों के बाद ये संख्या क्या हो गई हमारी, शांत हो गई। अब यानी इस संख्या को हम इस रूप में यानी p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या भी कैसी है, ये शांत परिमेय संख्या। कैसी है, शांत, यानी कुछ अंकों के दशमलव के 3 अंकों के बाद ये परिमेय संख्या यानी क्या हो जाती है, हमारी शांत हो जाती है। अब अगला हम जैसे एक उदाहरण और लेते हैं 8/9। अब इसमें मैं ये भाग लगाऊंगा कि भाग वही प्रक्रिया हमारे 8 में भाग नहीं जाएगा, 0.80 में 8 9 72, फिर 8 8 9 72, फिर 8 8 9 72, यानी ये जो श्रृंखला है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी हमारी। क्या चलती रहेगी, यानी ये श्रृंखला यानी 0.8 8 8 8 8, इसके बाद यानी कभी भी ये क्या नहीं होगी, शांत नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत। और इसको हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, बट यानी ये क्या हो गई हमारी, शांत और अशांत, दो चीजें हो गई। तो शांत का मतलब यानी कुछ अंकों के बाद ये सीरीज जाके आपके क्या दशमलव के अंक के बाद शांत हो जाती है, भाग प्रक्रिया बंद हो जाती है। और अशांत में भाग प्रक्रिया हमारी कंटिन्यूसली चालू रहती है। तो इसके बाद अब आगे है हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यानी एक ग्रीक के गणितज्ञ हुए थे जिन्होंने ज्योमेट्री में ये हमें दिया था कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यानी कोई भी हमें दो पूर्णांक लेंगे, यानी कोई भी दो पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे एक तो मैंने लिया 5 और एक लिया 3, यानी 5 को मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करता हूं, भाग लगाता हूं 5 में 3 का। तो देखो 3 का भाग एक बार जाता है और हमारे पास शेष आता है 2। तो यानी हम 5 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 + 2, इसी रूप में लिखा जाता है। तो यानी इसको उन्होंने क्या कहा, a, इसको 3 को उन्होंने कहा b, इसको उन्होंने कहा q प्लस शेष है उसको r, रिमाइंडर r। यानी यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय का है उसको इस रूप में लिखा जाता है, यानी कोई भी आपका पूर्णांक हो उसको इसी रूप में लिखा जाएगा, यानी चाहे कितना भी बड़ा पूर्णांक हो इसी रूप में आ जाएगा, a बराबर bq प्लस r। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे मेरे पास भाग लगाता हूं मैं 7 में 2 का, तो यानी हमारे पास कितना आ गया, 6। यानी 7 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 × 3 + 1। तो a बराबर हमारा क्या हो गया, bq प्लस r, यानी इसी रूप में चाहे आप कितना भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में यूक्लिड नाम के गणितज्ञ ने कहा कि चाहे कितना भी बड़ा पूर्णांक क्यों ना हो इसी रूप में आपका लिखा जाएगा। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में प्रयोग करेंगे तो कोई भी पूर्णांक हो वो इतने इस रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी इसका प्रयोग करेंगे। यानी एक चीज और इन्होंने बताई कि अगर
कोई भी आपका जो पूर्णांक होगा तो उसका जो रिमाइंडर आएगा उससे, यानी जो भाजक है उससे हमेशा इसी रूप में आएगा। यानी या तो क्या आएगा आपका 0 या फिर क्या आएगा 0 से बड़ा होगा। जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा या तो क्या आएगा आपका 0 आएगा या फिर जो भाजक है वो इससे क्या होगा, रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। और उसके बाद जो भाजक आएगा यानी जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जो इससे हमेशा एक कम आएगा। यानी जो भाजक है इससे हमेशा क्या आएगा, एक कम आएगा। या तो आपका रिमाइंडर आएगा 0 या फिर आएगा जो भाजक है इससे एक कम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करके क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकाल सकते हैं, हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जब भी हम करते हैं यानी इस रूप में, तो रिमाइंडर ये चीज समझ गए। इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम एक उदाहरण लेके कर लेते हैं, या ये चीज आपको, जैसे एक उदाहरण लिया हमने 55 और 210, ये दो हमारे क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। 55 और 210 हमारी क्या है, दो पूर्णांक संख्या है। अब इसमें से हमें क्या एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं 210 में क्या करूंगा, 55 से डिवाइड करूंगा। तो यानी ये 4 बार तो अधिक हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 × 15 और 1 16, यानी 165 हो गया। इसके बाद में क्या करूंगा, इससे से जो रिमाइंडर आएगा उसमें इसका भाग लगा दूंगा। अब देखो यहाँ पर 5, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 7, 11 में 7 का भाग लगाया, सॉरी 11 में से 7 माइनस किया, 4 हो गए, यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर हमारे पास शेष कितना आ गया, 45 आ गया। अब यहाँ पर जो भाजक है, यहाँ पर इसको तो मैं क्या बना लूंगा, मुख्य भाज्य, और जो रिमाइंडर है उसको मैं बना लूंगा भाजक। यानी 55 में भाग लगाऊंगा किसका, 45 का। यहाँ जो भाजक आता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें जो रिमाइंडर और जो भाजक है हमारा, इस दोनों से मतलब रहता है हमेशा। अब 45 का मैंने भाग लगाया, एक बार गया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 10। अब मैं 10 का भाग लगाऊंगा किसमें, 45 में, कितनी बार गया, 4 बार चला जाता है, शेष क्या आ गया हमारे पास, 5। अब मैं 5 का भाग लगाऊंगा किसमें, जो भाजक था हमारा 10, उसमें भाग लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 0। तो ये यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहती है, जब तक आप भाग लगाओ तब तक अंतिम भाजक जिसका रिमाइंडर आपका क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए, तब तक आप भाग लगाते जाओ। और जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो उस संख्या का जो भाजक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी 55 210 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा हमारा, 5 होगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो चीजें, एक तो हमारी कोई भी एक पूर्णांक हो यानी भाज्य हो, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर BQ प्लस R। दूसरी चीज हमें कह रहा है कि जो भी आपका या तो 0 या इसके बराबर, रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन रिमाइंडर से बड़ा क्या होगा, हमारा जो भाजक होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। या तो रिमाइंडर होगा आपका 0 या फिर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और जो भाजक होगा वो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर से एक बड़ा होगा। अभी मैंने आपको उदाहरण करके बताया था। दूसरा विभाजन यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मैंने प्रयोग करके आपको बताया कि यानी आपको जब तक भाग प्रक्रिया शुरू कर रखनी है जब तक आपका अंतिम रिमाइंडर शेषफल आ जाए, 0 आता है। उसके बाद जिस भाग प्रक्रिया में रिमाइंडर 0 आ गया तो उस संख्या का जो भाजक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा।